हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईडू ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम BSOC 131 के खंड 1 की इकाई 1 जिसमें हम समाज शास्त्र का उदय और उसके दो कारण ज्ञानोदय काल और वैज्ञानिक क्रांति को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्योंकि यह दो टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें, क्योंकि कई प्रीवियस ईयर में इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं, और साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सामाजिक विज्ञानों में समाज शास्त्र एक प्रमुख विज्ञान के रूप में जाना जाता है, या इसे हम समझ सकते हैं मानव समाज एवं उससे जो संबंधित सभी सामान्य घटनाएं होती हैं या सामाजिक समस्याएं होती हैं, उसका जो हम अध्ययन करते हैं वह समाज शास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। इसका अध्ययन हमें समाज में सफलतापूर्वक मेलजोल या सामंजस्य करना सिखाता है। इसके फलस्वरूप हम आज के संदर्भ में इसके महत्व को बढ़ते हुए देख सकते हैं। फ्रांसीसी विचारक अगस्त काम्टे ने 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, इसलिए इन्हें समाज शास्त्र के पिता के रूप में भी हम जानते हैं। समाज शास्त्र के विकास के प्रारंभिक विचारकों में काम्टे के साथ साथ हर्बर्ट स्पेंसर, एमिल दुर्खिम एवं मैक्स वेबर के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। जब हम समाज शास्त्र का उद्भव की बात करते हैं तो इसे हम एक विज्ञान के रूप में देख सकते हैं। यूरोप में 19वीं शताब्दी में समाज शास्त्र का उद्भव एक विज्ञान के रूप में हुआ। यद्यपि कुछ समाज वैज्ञानिक समाज शास्त्र के इतिहास को आदिकाल से संबंधित करते हैं। जब हम समाज शास्त्र के उद्भव की बात करते हैं तो 19वीं शताब्दी में यह यूरोप में इसका उद्भव होते हुए हम देख सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि समाज शास्त्र के उद्भव को हम निम्न रूप में भी समझ सकते हैं। जैसे समाज शास्त्र का उद्भव सर्वप्रथम यूरोपीय देशों में हुआ। समाज शास्त्र के उद्भव से संबंधित दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं या दो महत्वपूर्ण कारक को हम देख सकते हैं, जिसमें आप ज्ञानोदय काल, दूसरा वैज्ञानिक क्रांति के रूप में इसे समझ सकते हैं। जब हम ज्ञानोदय काल की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस काल में बौद्धिक विकास के परिणाम स्वरूप इस कालखंड को ज्ञानोदय काल हम कह सकते हैं, जो 18वीं शताब्दी में यूरोप में दार्शनिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के साथ बौद्धिक विकास हमें देखने को मिलता है। इसके साथ ही हम देखें तो सामाजिक जीवन से संबंधित कई मौजूदा विचारों और मान्यताओं को इस बौद्धिक विकास के काल में परास्त किया गया। इस अवधि के दौरान नई विचारधाराओं ने अपने आप को स्थापित किया। फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू और जीन जैक्वेस रूसो नई ज्ञानोदय से जुड़े इस दौर के प्रसिद्ध विचारक थे। यह जो अवधि थी वह सामंती यूरोप के तत्कालीन दर्शनों से अलग एक मौलिक परिवर्तन के साथ अपने आप को स्थापित करती है। सामाजिक और नैतिक मान्यताओं को अब पवित्र रूप में धार्मिक, वैधानिक और पुण्य नहीं माना जाता था। इस युग में व्यक्ति विवेकशील और आलोचनात्मक बनता जा रहा था। शासक के युगों पुराने पवित्र अधिकार सिद्धांतों को अगर छोड़ दे तो अब कुछ भी पवित्र नहीं माना जाता था। चर्च से लेकर राज्य, राजा यानी शासक, सब में कुछ न कुछ त्रुटि हो सकती है, ऐसा माने जाने लगा। जो कि पहले यह माना जाता था कि चर्च और राजा जो शासक होते हैं उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। इस प्रकार के विचारों को जड़ से समाप्त कर दिया गया। साथ ही
मनुष्य अनिवार्य रूप से तर्क संगत होता गया और समाज जो तर्क संगत सिद्धांतों पर बना मनुष्य को उसकी अनंत क्षमताओं का एहसास दिलाया, जिसे औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति के रूप में हम देख सकते हैं। और इस अवधि के दौरान दृढ़ता से औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांति स्थापित हुई, जो फ्रांस और अमेरिका क्रांति की साक्षी भी रही। आइए अब हम वैज्ञानिक क्रांति को भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक क्रांति की जब हम बात करते हैं, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के जो नवजागरण काल थे में यूरोप में वैज्ञानिक क्रांति का जन्म हुआ, जिससे व्यक्ति और प्रकृति के प्रति एक नई दृष्टिकोण सामने उभर कर आया। प्रकृति वस्तुएं गहन अवलोकन और प्रयोग का विषय बन गई। इस क्रांति का प्रभाव न केवल भौतिक जीवन को परिवर्तित करने अपितु प्राकृतिक और समाज के बारे में लोगों द्वारा रखे जाने विचार को भी परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। इसके साथ ही हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इसके अलावा डार्विन के उपविकासवादी सिद्धांत ने जन्म आधारित बाइबल के सिद्धांत के प्रति एक कट्टरपंथी आलोचना को भी जन्म दिया। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन से पहले विकास की धारणा का सूत्रपात किया था और काम्ट जैसे फ्रांसीसी दार्शनिकों ने समाज के विकास का वर्णन किया, लेकिन डार्विन ने मानव के जैविक विकास के वैध प्रमाण प्रदान किए। इस सिद्धांत ने समाज के विकासवादी सिद्धांत की उन्नति का नेतृत्व किया, जिसमें न केवल जैविक अपितु समाजों को भी निरंतर निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में पनपते और विकसित होते हम देख सकते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर का विच्छेदन जो कि पुनर्जागरण के बाद किया जाना प्रारंभ हुआ, मानव शरीर की क्रिया प्रणाली को बेहतर समझने में लोगों की मदद की। इन सभी बातों ने विकल्पों के पुराने विचारों और सुझावों को भी चुनौती देने का कार्य किया। हालांकि इन विकल्पों को केवल तभी स्वीकार किया गया जब इन्हें साबित और बार बार सत्यापित किया जा सका, अन्यथा नए समाधान खोजे गए। अतः वैज्ञानिक विधि एक सटीक और उद्देश्यपूर्ण विधि के रूप में जाने लगी। आज के इस वीडियो में हमने वैज्ञानिक क्रांति के साथ ज्ञानोदय काल, जो ये दो कारक हैं जिससे समाज शास्त्र के उद्भव के कारण के रूप में हम जानते हैं, को पढ़ा और समझा। और समाज शास्त्र के उद्भव के बारे में आपको मैंने सरल भाषा में और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।